हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 9 से लेकर के 16 अगस्त तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि मैंने बोला ही था कि मैं कल जैसे नोट्स कंप्लीट हो गए थे तो आज रिवीजन इसका होना ही था। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ज्योतिरादित्य सिंधिया से रिलेटेड, जो यूनियन मिनिस्टर है सिविल एविएशन में। ओके, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट विजय कुमार सिंह के साथ मिल करके पहली फ्लाइट आकाश एयर की फ्लैग ऑफ की है। ठीक है, आकाश एयर की पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज़ विजय कुमार सिंह। ओके, तो ये पहली फ्लाइट है आकाश एयर की, और जो फ्लैग ऑफ हुई है फॉर द रूट बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। ओके, तो इस रूट के लिए ये फ्लैग ऑफ हुई है। और अभी इनिशियल नेटवर्क में जो आकाश एयर का इनिशियल नेटवर्क है उसमें अहमदाबाद है, मुंबई है, और कोची केरला है, और बेंगलोर कर्नाटका है। ठीक है, दीज आर द इनिशियल नेटवर्क्स, कोची केरला। फाइन, वन मोर थिंग, फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आकाश एयर के है उनका नाम है विनय दुबे। विनय दुबे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट न्यूज़ इज आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो, दैट इज ADB। आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन? टू डेवलप हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स फॉर इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स के लिए हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स डेवलप किए जाए, इसीलिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो का ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, इस MOU के अकॉर्डिंग जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है एंड एशियन डेवलपमेंट आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है, वो एक प्लानिंग करेगा, पूरा एक रोड मैप प्रिपेयर करेगा। उसमें इतना रिसर्च का काम होगा, टेस्टिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, सारा जितना भी काम होगा हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स बनाने के लिए वो सारा ये कोलाबोरेशन में मिलकर एक साथ करेंगे। और ये हुआ है, जो ये MOU साइन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ आत्मनिर्भरता, जो आजकल का मेन टैगलाइन बनी हुई है गवर्नमेंट की, आत्मनिर्भर भारत। तो उसी के चलते इंडियन आर्मी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। ये तो हुआ ही है, इसके साथ में एक प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है, और उस प्रोग्राम का नाम है हिम ड्रोन हिम ड्रोन एथोन। ठीक है, हिम ड्रोन एथोन, नॉट ईथोन, एथोन। सो हिम ड्रोन एथोन प्रोग्राम को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के, और ये 8 अगस्त को लॉन्च किया गया था। ओके, सो जो हिम ड्रोन एथोन है, ये बेसिकली एक पैन इंडिया कोलाबोरेशन है सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, ठीक है, अकेडमिया से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, या फिर ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हो। तो एक पैन इंडिया कोलाबोरेशन है सबका। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिल करके। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ यूनियन टेरिटरी का लद्दाख डिक्लेरेशन डे मनाया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज लद्दाख डिक्लेरेशन डे ऑब्जर्व किया गया, और इस दिन तेंजिन ग्यात्सो, आई एम रिपीटिंग द नेम, तेंजिन ग्यात्सो, एंड ही इज़ द 14th दलाई लामा। ठीक है, 14th दलाई लामा मीन्स तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर्स। ठीक है, तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर्स दलाई लामास वही होते हैं। तो इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, और कह सकते हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है लद्दाख का, और उस अवार्ड का नाम है डी पाल आर नगाम डस्टन अवार्ड। ठीक है, डी पाल आर निगाम डस्टन अवार्ड, और बेसिकली ये 6th टाइम मिला है, 6th अवार्ड मिला है। इससे पहले 5 लोगों को और मिल चुका है। ठीक है, और जो ये दिया गया है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में, जो लेह में है। ठीक है, लद्दाख
ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके। और इतना तो है ही है, इसके साथ में जो ये डी पाल आर निगम डिस्टन अवार्ड है, इसमें इसका थीम भी है। और इसका थीम क्या है? थीम है द ग्लोरी ऑफ लटास कोंगो, लटास कोंगो, लटास गो, लटसांगो। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। लटसांगो सिंगे खबाब्स। ओके, सिंगे खबाब्स। सो ग्लोरी ऑफ लटसांगो सिंगे खबाब्स, ये थीम है। और इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन क्या है? इसका है ग्लोरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की ग्लोरी सबको पता है, इंडस रिवर। सो ये थोड़ा नया था। सो ये इसका थीम है। इसमें और से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 14 दलाई लामा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हिज नेम इज़ इम्पोर्टेंट एंड ही गॉट दिस अवार्ड, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड गिवन बाय विच यूनियन टेरिटरी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे और नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो कैंडिडेट थे और कह सकते हैं फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है, लेकिन वो बने 14th वाइस प्रेसिडेंट है। इसका मतलब ये इलेक्शन तो 16 टाइम हो रहा है, लेकिन ही बिकेम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आफ्टर विनिंग 528 वोट्स आउट ऑफ 710 वोट्स। ठीक है। और इन्होंने किसके अगेंस्ट ये इलेक्शन जीता है? ये जीता है मार्गेरेट अल्वा, मार्गेरेट अल्वा के अगेंस्ट इन्होंने जीता है। ओके। और या आफ्टर यू नो वेंकैया नायडू का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद जगदीप धनखड़ जी नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। फाइन। Now let's move on to next news. Next news is related to Arkady Dwarkovich. Arkady Dwarkovich. So he is from Russia और he has been re-elected for the second term. ये रशिया से है आर्केडी द्वारकोविच। और 2-3 बार आप खुद से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये रशिया से है और ये सेकेंड टर्म इन्होंने जीता है। किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, दैट इज फीडे, फेडरेशन इंटरनेशनल डेज एकेस। तो इसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसके प्रेसिडेंट सेकंड टाइम बने हैं आर्केडी द्वारकोविच एंड ये रशिया से है। आफ्टर विनिंग 157 वोट्स, 157 वोट्स आउट ऑफ 179 वोट्स में से जीतने के बाद। ठीक है। और ये जो मीटिंग हुई थी इनके अपॉइंटमेंट की, मीटिंग इंडिया में ही हुई थी। फाइन। इसके साथ साथ इंडिया के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जो 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, वर्ल्ड चेस चैम्पियन है, वर्ल्ड चेस चैम्पियन है। और ही हैज़ बीन री इलेक्टेड एज डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, नॉट री इलेक्टेड, ही हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो डिप्यूटी डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के विश्वनाथन आनंद। फाइन। और दिस फीडे की जो क्या बोलते हैं जनरल असेंबली हुई थी वो चेन्नई में हुई थी, तमिलनाडु में, ड्यूरिंग द 44 चेस ओलंपियाड। जो 44 चेस ओलंपियाड चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहा है, वहीं पर ही ये जनरल असेंबली मीटिंग हुई थी, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्केडी द्वारकोविच एंड विश्वनाथन आनंद। फाइन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। सो नाला थाम्बी कलाई सेल्वी, नाला थाम्बी कलाई सेल्वी जो है ये सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट है। नाला थाम्बी, कोई भी नाम ऐसे लगे कि डिफ़िकल्ट है तो आप उसको 2-3 बार अपने आप से बोलिए, लिख लीजिए, तो उसको आप याद कर सकते हैं ईजिली। तो नाला थाम्बी कलाई सेल्वी जो सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट है और ये फर्स्ट विमेन डायरेक्टर बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। ओके। सो शी बिकेम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो बेसिकली इसके अंदर
38 स्टेट रन रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर 38 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं। ओके फाइन। और उन्होंने सक्सीड किसको किया है? उन्होंने सक्सीड किया है शेखर मांडे को, जिनका टाइम पीरियड अप्रैल 2022 में ख़त्म हो गया था। और ये अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है। और दैट इज़ इट। और इसके साथ साथ में ये सेक्रेटरी भी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर का जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, उनकी सेक्रेटरी भी है कौन? नाला थाम्बी कलाई सेल्वी। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इसरो। तो इसरो ने लॉन्च किया है फर्स्ट 34 मीटर टॉल यानी कि 34 मीटर लंबा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है। और बेसिकली किस लिए किया है? जिससे वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 को एंड स्टूडेंट सैटेलाइट दैट इज़ आज़ादी सेट को प्लेस कर सके। ठीक है। और इसको जो इस व्हीकल का लॉन्च कहाँ से हुआ है? इस व्हीकल का लॉन्च हुआ है सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ओके। और या दैट इज़ इट। और जो पूरा का पूरा मिशन है SSLV दैट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, इसको बोला जाएगा SSLV-D1 EOS-02 मिशन। ओके, that is not important because this is the satellite, this is the vehicle, and this is the satellite which will be onboarded on this vehicle, and it will be launched from Satish Dhawan Sriharikota, and that is important. Now let's move on to next news. So next is Chennai, Tamil Nadu. चेन्नई तमिलनाडु की सिटी है ऑब्वियसली। सो इसके इसको बिलोंग करने वाले एक लड़का है जिसका नाम है वी प्रणव, और ही इज़ 16 ईयर ओल्ड एंड ही बिकेम 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु एंड आफ्टर विनिंग इन लिम्पीडिया ओपन, ये लिम्पीडिया ओपन हुआ था, ये रोमानिया में हुआ था, और इसको जीतने के बाद ही बिकेम द 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया और तमिलनाडु का 27th ग्रैंड मास्टर। तो तमिलनाडु के अकॉर्डिंग 27th ग्रैंड मास्टर बना है, इंडिया के अकॉर्डिंग 75th ग्रैंड मास्टर बना है। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड रैपिड इवेंट 2021 में भी बेसिक ब्रॉन्ज मेडल लिया था। ओके फाइन। और इसके साथ साथ में ही वॉज 3 टाइम स्टेट चैम्पियन, 3 बार स्टेट चैम्पियन रह चुके हैं, स्टेट चैम्पियन चेस में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड रैपिड इवेंट 2021 में। फाइन। तो इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर्स है 27। सेकंड नंबर पे जो आता है वो है महाराष्ट्र जिसमें 10 ग्रैंड मास्टर्स है, और थर्ड पे आता है वेस्ट बंगाल जिसमें 9 ग्रैंड मास्टर्स है। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने 8 कंप्लीट किए। ओके, सो दिस इज़ रिलेटेड टू डेज, इम्पोर्टेंट डेज। सो नेशनल हैंडलूम डे 2022 ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 7 अगस्त को, 7th ऑफ अगस्त, एंड दिस वाज द 8th एडिशन, ये 8th एडिशन था। ओके, और दिस इज़ टू ऑनर इंडियाज़ हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी, जो इंडिया का हैंडलूम कम्युनिटी है, हैंडलूम सेक्टर है, उसको ऑनर करने के लिए इस डे को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और बेसिकली हाईलाइट करने के लिए दिस सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इन इंडिया सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस इंडियन हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी का
कंट्रीब्यूशन उसको ऑनर करने के लिए नेशनल हैंडलूम डे 2022 ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, एंड दिस वाज द 8th एडिशन एंड इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 7th ऑफ अगस्त। और इस को इवेंट को होस्ट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको होस्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज़ द होस्ट मिनिस्ट्री एंड ओके। और 7 अगस्त इसीलिए भी लिया जाता है क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट को ऑनर करने के लिए जो इसी दिन हुआ था, इस दिन लॉन्च हुआ था 1905 में, 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। इस दिन को ऑनर करने के लिए ही नेशनल हैंडलूम डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट। पहली बार 2015 में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश कैबिनेट मीटिंग। आंध्र प्रदेश कैबिनेट मीटिंग जिसकी चेयरमैनशिप हैंडल की YSR जगनमोहन रेड्डी ने, उन्होंने अप्रूव किया है क्या? कोनासीमा का रीनेमिंग, यानी कि कोनासीमा का नाम चेंज करके अभी ये क्या कर रहे हैं? कोनासीमा का नाम चेंज करके कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट। सो कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट। और इसको निकाला गया था, ईस्ट गोदावरी से निकाला था, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से निकाला था इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021। क्योंकि अप्रैल में ऐसा हुआ था कि टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स थी अप्रैल से पहले आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम 13 डिस्ट्रिक्ट को 26 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, आफ्टर मर्जिंग और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रिक्ट। तो अभी तो 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो कोनासीमा निकाली गई थी वो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई थी। और 4 अप्रैल को ऐसा हुआ था कि 13 से 26 डिस्ट्रिक्ट्स बन गई थी आंध्र प्रदेश में। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज इनिशिएट की गई। इंडिया यूनाइटेड स्टेट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज इनिशिएट की गई एंड दिस वाज द 13th एडिशन। ये इसका 13th एडिशन था और ये एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022। ठीक है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022। और ये शुरू की गई कहाँ पे? स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में, जो है हिमाचल प्रदेश के बाकलो में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाकलो में एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 स्टार्ट की गई एंड दिस वाज द 13th एडिशन ऑफ इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्स। एंड इसका जो एम था वो था स्पेशल फोर्स की इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना दोनों कंट्रीज़ की ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ में टू इम्प्रूव डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का इंक्रीज़ करने के लिए भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? एडिशन इज़ इम्पोर्टेंट। विच एडिशन इज़ दिस? इम्पोर्टेंट इज़ बिटवीन विच two countries this is happening? So this is happening between India and US. Name of the exercise is important, that is exercise Vajra Prahar 2022, and this exercise is being held at which place? This is also very important. तो ये 3-4 चीज़ें important होती है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नेपाल। नेपाल ने अप्रूव किया है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को अप्रूवल मिला है बेसिकली कि वो स्टडी कर सकता है और डेवलप कर सकता है 750 मेगावाट वेस्ट सेटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। ओके, और साथ साथ में 450 मेगावाट सेटी रिवर का। तो इसका बेसिकली पढ़ सकता है और डेवलप कर सकता है। इसके लिए अप्रूवल मिला है नेपाल से। किसको मिला है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को, के जो बोर्ड है, जो इंडिया का हाइड्रो पावर बोर्ड है, ठीक है, उसको। और बेसिकली या दैट इज़ इट। तो जो शेटी रिवर है उस पर 750 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए और 450 मेगावाट बनाने के लिए शेटी रिवर पर ही। ठीक है, और टोटल इसके साथ अराउंड 6 प्रोजेक्ट्स जो है किए गए हैं जिनकी टोटल वर्थ 1200 मेगावाट है। ठीक है, सो इनकी टोटल कैपेसिटी 6 प्रोजेक्ट्स का टोटल एक अप्रूवल मिला है और जो जिसकी टोटल कैपेसिटी 1200 मेगावाट होगी। और ये वेस्टर्न नेपाल में बनेंगे, नेपाल के वेस्ट एरिया में ये प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई नॉर्म सेट की है फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, दैट इज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नई नॉर्म सेट की है जिससे वो टू बिकम ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 इन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस। सो बनने के लिए, क्या बनने के लिए, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1। तो ऑथराइज्ड डीलर बनने के लिए दिस कैटेगरी में इन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस में, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस, ओके। सो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, जिसे फोरेक्स कहते हैं। पूरे के पूरे को फोरेक्स बोलेंगे, जो लिखा हुआ भी हुआ था यहाँ पे। सो फोरेक्स, और वैसे फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, ओके। और इसमें कुछ नॉर्म्स है, वो ये है कि वो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जिनका बेसिकली 2 साल से ऑपरेशन में है, 2 साल से काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी सेकंड में, सेकंड कैटेगरी ऑथराइज्ड डीलर, डीलर इसमें 2 साल से काम कर ही रहे हैं और उनकी मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़ रुपीज़ इज़ द मिनिमम नेटवर्थ। तो उस केस में वो फॉरेन एक्सचेंज पर डील कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, फाइन। और इसके साथ साथ में जितने भी एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो ये दोनों की दोनों एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जाके जो सेंट्रल ऑफिस है मुंबई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं फॉर, जिससे वो उन्हें लाइसेंस मिल जाए, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस मिल जाए, ठीक है, टू गेट द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 और अंडर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फीमा एक्ट 1999 के अंदर, इसके अंदर उन्हें ये लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, लिख देती हूँ। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि एक फैसिलिटी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और मतलब ख़त्म कर रहे हैं। कौन सी फैसिलिटी? सब्सक्रिप्शन देने की और कंट्रीब्यूशन देने देने की टायर 2 अकाउंट में, जो एनपीएस के अकाउंट है, सो नेशनल पेंशन सिस्टम के, एनपीएस मींस नेशनल पेंशन सिस्टम। सो नेशनल पेंशन सिस्टम के टायर 2 के जितने भी अकाउंट है उसमें सब्सक्रिप्शन देने का जो सिस्टम था या फिर कंट्रीब्यूशन देने का, उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, इस फैसिलिटी को। सब्सक्रिप्शन एंड कंट्रीब्यूशन आर नॉट यू नो will not be available from now, and in the एनपीएस अकाउंट्स, नेशनल पेंशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, ठीक है, एज अ मोड ऑफ पेमेंट ऑन 3 अगस्त। सो 3 अगस्त 2022 तक ऐसे हुआ है कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके जो सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन देने का होता था, उस फैसिलिटी को डिसकंटिन्यू कर दिया है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ओके। सो अब अ, जितने भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, दैट इज़ पीओपी के हिसाब से क्या हुआ है कि वो सारे के सारे जो क्या बोलते हैं, पेमेंट होते थे, जो क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करके हो जाते थे नेशनल टायर 2 अकाउंट्स के लिए, वो सब के सब डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। तो जो एनपीएस टायर 2 अकाउंट होता है, वो फंक्शन करता है बेसिकली, एनपीएस टायर 2 अकाउंट, एनपीएस टायर 2 अकाउंट जो है, वो अकाउंट जो फंक्शन करता है एज वॉलेंटरी सेविंग अकाउंट, वॉलेंट्री सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। और जो एनपीएस टायर 1 अकाउंट है, वो काम करता है बेसिकली, वो एलिजिबल होता है कि टायर 2 खुल सके,
तो NPS टायर 1 अकाउंट जो है, अकाउंट होल्डर्स, NPS Tier 1 account holders are only eligible for NPS Tier 2 accounts. Fine. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इसमें इतना इम्पोर्टेंट, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कौन सी फैसिलिटी को डिसकंटिन्यू किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और ये इंडिया का पहला ऐसा बैंक बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है एक्सिस रिसीवेबल सूट्स। एक्सिस रिसीवेबल सूट्स जो एक इनोवेटिव कैश मैनेजमेंट सिस्टम है। एक्सिस रिसीवेबल सूट्स एक इनोवेटिव कैश मैनेजमेंट सिस्टम है, और जो ये एक्सिस रिसीवेबल सूट्स है बेसिकली ये रिकॉग्नाइज स्ट्रीमलाइन करता है सारे के सारे जितना भी कैश फ्लो होता है, ठीक है, कैश फ्लो को बढ़ाता है, साथ साथ में क्लाइंट के एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करता है। सो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके। और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है एक्सिस बैंक का? हुआ है अमिताभ चौधरी। इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, नॉट 1999, 1993 में, ठीक है। सो ऐसे होता है, फर्स्ट टाइम जो नोट्स बना उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ निकल जाती, तो इसका जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गोलमाल किया है। ओके। सो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था एक्सिस बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू रामधार सिंह। तो रामधार सिंह जो है वो प्रोफेसर है, और प्रोफेसर कहाँ पे है? ये प्रोफेसर है अमृत मूडी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के, अमृत मूडी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर रामधार सिंह। और जो ये कहाँ पे है? अमृत मूडी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है, ठीक है, अहमदाबाद में है। सो ये पहले ऐसे इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट बने हैं, इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट बने हैं जिनका इंडक्ट किया गया है हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ने। सो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट टू बी इंडक्टेड इनटू हेरिटेज वॉल ऑफ फेम विच इज़ इन यूनाइटेड स्टेट। ओके। फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी के लिए, सोशल साइकोलॉजी के लिए। फाइन। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज, इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, नाम इम्पोर्टेंट है, एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, इंडक्टेड इनटू विच फेम, दैट इज हेरिटेज वॉल ऑफ फेम, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। दिस इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। सो पपुआ न्यू गिनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कह लो या फिर री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह लो, जिनका नाम है जेम्स मैरेगे। सो जेम्स मैरेगे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका री अपॉइंटमेंट हुआ है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। ओके। फाइन। तो ये री इलेक्ट हुए हैं, और या दैट इज इट, इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 18। आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। तो 18th न्यूज़ इज रिलेटेड टू, रशिया ने एक रॉकेट लॉन्च किया है, और उस रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B रॉकेट। सोयूज 2.1B रॉकेट लॉन्च किया है रशिया ने, और जिसके जो कैरी कर रहा है ईरान की हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ईरान की हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और इसका नाम इम्पोर्टेंट है, नाम है खायाम। खायाम इज़ द सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा कहाँ से? रशिया कंट्रोल्ड बैकनूर कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में एक रशिया कंट्रोल्ड बेस है, तो वहाँ से इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जो अपने साथ लेके जाएगा ईरान की हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेम इज़ इम्पोर्टेंट, खयाम, खयाम। ओके। और बेसिकली इससे क्या होगा? हम्म, जो ये ईरानियन सैटेलाइट है,
ये फिटेड है हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ, और उस कैमरे की हेल्प से ये यूज़ हो सकता है नॉन मिलिट्री एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो सकता है, नॉन मिलिट्री के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल के साथ। और रशिया जो है, इसके प्रेसिडेंट का नाम पता ही होगा, लिख देती हूँ फिर भी मैं, व्लादिमीर पुतिन, एंड कैपिटल इज मॉस्को, करेंसी इज रूबल, करेंसी इज रूबल इज द करेंसी, फाइन, रूबल इज द करेंसी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये हमने 18 कंप्लीट किया। तो 19th न्यूज़ इज रिलेटेड टू ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, जिसको ऑब्जर्व करता है यूनाइटेड नेशन, और इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, और अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे वो हाईलाइट करता है रोल ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग देयर राइट्स। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स, इंडिजीनियस पीपल का क्या रोल है, और साथ साथ में उनके राइट्स को प्रिजर्व करने की इम्पोर्टेंस, उनकी कम्युनिटीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए, उन्हें नॉलेज देना, ठीक है। तो या बेसिकली इंडिजीनियस पीपल को अपने रोल के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, एंड व्हाट दे गोन थ्रू ओवर दीज ईयर्स एंड सेंचुरीज, उसका भी उनको नॉलेज होना चाहिए। और इसका थीम क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल का थीम इज़ द रोल ऑफ इंडिजीनियस वीमेन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज में प्रिजर्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन, ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रिजर्वेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज का ट्रांसमिशन में इंडिजीनियस वीमेन का क्या रोल है, दिस इज द थीम। सो द थीम इज द रोल ऑफ इंडिजीनियस वीमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशन ट्रेडिशनल नॉलेज, ओके, ट्रेडिशनल नॉलेज। और इस डे को वर्ल्ड ट्राइबल डे भी कहते हैं। सो दिस डे इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ट्राइबल डे, और पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 1995 में, ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू अमित शाह। अमित शाह जो यूनियन मिनिस्टर है कोऑपरेशन के, एंड उन्होंने लॉन्च किया है ऑन बोर्डिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स। ई लॉन्च किया है, बेसिकली ऑनलाइन लॉन्चिंग की है कोऑपरेटिव्स की ऑन बोर्डिंग किया है, किस पे, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल पर। तो बेसिकली जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर है उनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर एक्सेस मिल चुकी है, विच इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली। एंड जो ये प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के थ्रू एंड नेशनल कोऑपरेशन यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू, नेशनल कोऑपरेशन यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू, नेशनल कोऑपरेशन यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू। और टोटल अराउंड 589 कोऑपरेटिव्स जो है वो सेलेक्ट किए गए थे एज बिंग एलिजिबल, वो एलिजिबल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए, फाइन। एंड नाउ व्हाट इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। सो एक वन स्टॉप पोर्टल है जो इकोनॉमीज प्रोवाइड करते हैं ऑफ द स्केल बाय फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री होती है, उससे जो मिलता है उसकी फैसिलिटी, तो उससे जो इकनॉमी क्रिएट होती है वो उसके लिए ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक वन स्टेप पोर्टल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2016 में इसको लॉन्च किया था, जिससे टू क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट बायर्स, फाइन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। न्यूज़ नंबर 21। माइक्रोसॉफ्ट ने ज्वाइन किया है ONDC प्लेटफॉर्म। अब तो ये फुल फॉर्म रट गई होंगे आपको, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो किस लिए किया है ये ज्वाइन, एज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी कंपनी, पहली सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी कंपनी के फॉर्म में ONDC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने वाला माइक्रोसॉफ्ट पहली ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी बनी है जिसने ONDC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। और इसके साथ साथ में
ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है फॉर इंडिया के लिए। इंडिया के लिए ई कॉमर्स ऐप भी लॉन्च किया है। ओके फाइन। और या दैट इज़ इट। और बेसिकली इससे क्या होगा, ये इसने एक शॉपिंग ऐप तो लॉन्च किया ही है इंडिया में, जिससे ओएनडीसी नेटवर्क के थ्रू कस्टमर्स एनेबल कर कस्टमर्स को एक्सेस मिल जाएगी कि वो बेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं ऑफर्ड बाय रिटेलर्स एंड सेलर्स। ठीक है, सो बेस्ट प्राइस जो रिटेलर से है और जो सेलर से है वो चेक कर सकते हैं और वो डिस्कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 22 पर। 22 न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा इंडियन लैंडर बना है, फर्स्ट इंडियन लैंडर, पहले ऐसा इंडियन लैंडर बना है जिसने पॉलिसी फ्रेम की है किसके लिए, टू फंड लैब ग्रोन डायमंड्स। लैब में बने हुए हीरो को फंडिंग करने के लिए एसबीआई ने पहली बार पॉलिसी फॉर्म की है, तो ही इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन लैंडर। ओके। और ये बेसिकली रेप्लिकाज है नेचुरली डायमंड स्टोन्स के। नेचुरल डायमंड स्टोन्स की ये क्या है, रेप्लिकाज है। और अभी रिसेंटली फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी कहाँ पे, सूरत में। सूरत इसी के लिए फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई है सूरत में, सूरत गुजरात में, जो लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रोड्यूस करेगी। ओके। और इसके लिए जितने भी डायमंड हाउसेज हैं उनको रीलोकेट किया जा रहा है फ्रॉम मुंबई टू गुजरात। मुंबई से वो कहाँ जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, उनका रीलोकेशन हो रहा है लैब ग्रोन डायमंड्स का। ओके। और जो ये लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं इनका प्राइस भी 30 to 40% कम होता है द नेचुरल डायमंड्स और अर्थ माइन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड से 30 to 40% इसका जो प्राइस होता है वो कम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 23। तो इंडियन मैन फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील छेत्री इंडियाज़ मैन फुटबॉल टीम, जिसे ब्लू टाइगर भी बोलते हैं, ब्लू टाइगर्स, इसके कैप्टन सुनील छेत्री जी का नाम 2021-22 के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कैटेगरी में आया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कैटेगरी में आया फॉर द 7th टाइम। ठीक है, 7 टाइम ऐसा हुआ है। और इससे पहले 6 बार ये ऑलरेडी इस अवार्ड के विनर रह चुके हैं। और फाइन। और अगर वीमेन कैटेगरी की बात करें तो मनीषा कल्याण ने अपना पहला अवार्ड जीता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कैटेगरी में, मनीषा कल्याण ने। ओके। इसके साथ साथ में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो विमेन एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, विमेंस एमर्जिंग, ईएमई का मतलब है इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें लंबा लंबा लिख रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो ऐसा नहीं करना, छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो विमेन इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसने जीता, मार्टिना ठोकचोम ने। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में मेंस कैटेगरी में एमर्जिंग फुटबॉलर कौन बने हैं, विक्रम प्रताप सिंह। एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में एआईएफएफ में बेस्ट रेफरी कौन बने हैं ईयर के, तो बेस्ट रेफरी बने हैं क्रिस्टल जोन वॉज द बेस्ट रेफरी। एंड 2021-22 के बेस्ट असिस्टेंट रेफरी कौन बने हैं ईयर के, वो बने हैं उज्जवल हलदार। So these two are very important and this is most important. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट हुए, 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चले हुए। कहाँ पे, ये बिरमिंघम में हुए। बिरमिंघम कहाँ पे है, इंग्लैंड। ठीक है, यूके में है। और इसका मोटो था वो था गेम्स फॉर एवरीवन,
हर एक के लिए गेम्स, ठीक है, ये इसका मोटो था। और पैरी वॉज द मास्कोट, पैरी वॉज द मास्कोट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पैरी वॉज द मास्कोट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। फाइन। तो इंडिया जो है वो 4th रैंक पर आया है। इसमें इसने टोटल 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल है, 16 जो है वो सिल्वर मेडल है, एंड 23 मेडल्स जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। ओके। और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वॉज ऑन द टॉप, कॉमनवेल्थ गेम्स 178 मेडल्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था कॉमनवेल्थ गेम्स को विद 178 मेडल्स के साथ। इसके साथ साथ में मुरली श्री शंकर जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में। तो मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है किसने? मुरली श्री शंकर ने। और ये फर्स्ट मैन है इंडिया के जिन्होंने मेंस लॉन्ग जंप में ये अवार्ड जीता है। इसके बाद पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल टाइटल में इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने किसको हराया है? गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने हराया है जेरेमी लालीरिंगा, ठीक है। नो, इन्होंने हराया नहीं है, इन्होंने हराया मिशेल ली को, ठीक है। मिशेल ली को इन्होंने डिफीट किया है, मिशेल ली को डिफीट किया है। और इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग 200 गोल्ड मेडल्स, 200 गोल्ड मेडल जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर ली है। क्योंकि अभी इंडिया के जो गोल्ड मेडल की टैली है वो 203 पहुंच चुकी है। और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 1003 गोल्ड मेडल्स है कॉमनवेल्थ गेम्स के। और सेकेंड पोजीशन पे है इंग्लैंड, जिसके पास सेकेंड पोजीशन पे है इंग्लैंड जिसके पास 773 गोल्ड मेडल्स है, ठीक है, 773 गोल्ड मेडल्स है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू सेरेना विलियम्स, एंड सेरेना विलियम्स इज अराउंड 40 years old. शी इज़ अ टेनिस legend and she announces her retirement after participating in US Open, which is going to be held in this month in August 2022. तो अगस्त के लेट अगस्त में US ओपन खेलने के बाद सेरेना विलियम इज़ गोइंग टू रिटायर्ड एंड is going to retire, okay, from tennis, and she is the one and the only टेनिस प्लेयर। ये एक और मात्र एक ऐसी टेनिस प्लेयर है जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। मेंस कैटेगरी में भी 23 ग्रैंड स्लैम किसी ने नहीं जीते हैं। जो हाईएस्ट है मेंस कैटेगरी में वो राफेल नडाल ने जीते 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 26। सो 26 न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंबरशिप स्टेटस दिया है, 3 कंट्रीज़ को मेंबरशिप स्टेटस दिया है, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान जो एशिया रीजन को बिलोंग करती है, और कोटे दी इवोरे जो अफ्रीका रीजन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होगा, द 3 कंट्रीज़ वर ऑल अवॉर्डेड एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस। इन सबको मिलेगा एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस। इससे क्या होगा, जो आईसीसी के टोटल मेंबर्स है अब वो कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे फ्रॉम 96 से 108 ये हो जाएंगे, ओके। सो दैट इज इट, टोटल मेंबर्स फॉर 108 एंड अर्लियर इट वाज 96। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल 10 अगस्त 2022 को ऑब्जर्व किया जाता है और उसका थीम है बायोफ्यूल्स टूवर्ड अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। बायोफ्यूल्स एक कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की तरफ, ये इसका थीम है। और ये हर साल 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इस दिन बेसिकली पीएम मोदी ने
डेडिकेट किया है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट कहाँ पे? हरियाणा के पानीपत में सेकंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट लगाया है हरियाणा के पानीपत में। और जो 2G इथेनॉल प्लांट है उसको बनाया किसने? इंडियन काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया है एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 900 करोड़ रुपीज़। सो 900 करोड़ रुपये लगा के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट बन लगाया है। कहाँ पे लगाया? हरियाणा के पानीपत में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने अप्रूवल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है फॉर अर्बन रीजन, पूरा नाम इसका यही है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल। सो इसका ये कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि इसका टाइम पीरियड और डेडलाइन जो दी गई थी वो 2022 दी गई थी कि अराउंड वन, ये पूरा का पूरा सेंशन हाउसेस का नंबर है कि इन्हें इनका ये टारगेट था कि 122.69 लाख हाउसेस 2022 तक कंप्लीट कर देंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो इसकी जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज़ करके कितना कर दिया अभी? 31 दिसंबर 2024 कर दिया। फाइन। और टिल 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक 1,18,020 करोड़ तक की इन्वेस्ट असिस्टेंस या हेल्प कह लो वो जा चुकी है अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के इस योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में। ओके। इसके साथ साथ में एक और चीज़ है, यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली एक और चीज़ अप्रूव की है और उसका नाम है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी। ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी को अप्रूव किया है किसने? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। किस किस के बीच में? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ट्रीटी होनी है। ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इसको अप्रूवल मिला है यूनियन कैबिनेट से। ठीक है, जिससे वो को प्रोडक्शन ऑफ फिल्म कर सके, प्रमोट कर सके, यानी कि फिल्म्स के को प्रोडक्शन में और फिल्म के को प्रोडक्शन को प्रमोट कर सके। ओके। इसके साथ साथ में बेसिकली ये है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये भी बोला गया है जितने भी प्रोड्यूसर है, चाहे वो इंडिया का है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है, तो फिल्म प्रोडक्शन में पूरा जितना भी अमाउंट लगता है उसका 20 to 80% शेयर जो है वो प्रोड्यूसर को ही जाता है, प्रोड्यूसर को ही जाता है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 29 पर। सो एस सोमनाथ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, और उन्होंने अनवील किया है, स्पार्क को अनवील किया है। तो स्पार्क है क्या? स्पार्क इज़ द स्पेस टेक पार्क। स्पेस टेक पार्क जो इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी म्यूजियम है, इंडिया का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी म्यूजियम। आई एम रिपीटिंग इट because it is important that what is the full form of spark, that is india's first virtual space tech museum। ओके। और ये एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट में ही इसको इस म्यूज़ियम को बेसिकली अनवील किया गया है। जो इंडिया के 75 ईयर्स है इंडिपेंडेंस के, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको कमोमरेट करने के लिए। तो जो ये पार्क के 3 डायमेंशन वर्चुअल स्पेस टेक पार्क होने वाला है, स्पेस टेक पार्क होने वाला है 3 डायमेंशन का, और जिसको फर्स्ट एवर क्रिएटेड बाय इसरो, पहली बार इसरो ने इसको क्रिएट किया है। फाइन। ओके। और इसमें बेसिकली एक म्यूज़ियम होगा, एक थिएटर होगा, एक ऑब्जर्वेटरी होगी, एक गार्डन होगा जिसमें लाइफ साइज रॉकेट रखे होंगे, लेक साइड कैफ़े होगा, और चिल्ड्रंस का प्ले एरिया होगा, और बहुत सारे इंटरेक्शंस होंगे पूरे के पूरे इस पार्क में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। न्यूज़ नंबर 30 इज़ रिजर्व नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रामेश्वर टेली रामेश्वर टेली हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि वो जो नेचुरल गैस का शेयर है एनर्जी सेक्टर में नेचुरल गैस का जो शेयर है उसको वो 15% लेके जाएंगे बाय 2030। तो नेचुरल गैस का टारगेट इन एनर्जी मिक्स किसमें
एनर्जी में, ठीक है। सो ये टारगेट की 15% तक लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल 6.3% कॉन्ट्रीब्यूशन है नेचुरल गैस का एनर्जी सेक्टर में, उसको उनका उनका ऐसा एम है कि 15% लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ में बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किया जिससे इस टारगेट को अचीव किया जा सके। अब वो कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से इनिशिएटिव है। पहला तो है एक्सपेंशन ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ावा देना, एक्सपेंड करना, पहली चीज़ तो हो गई ये, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई सेटिंग अप ऑफ एलएनजी टर्मिनल, दैट इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टर्मिनल्स को सेटअप करना। दूसरा एम हो गया ये, ऐसा गया अगर आपको 15% करना है तो। तीसरा हो गया नेशनल गैस ग्रिड को एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन ऑफ नेशनल गैस ग्रिड 33,500 किलोमीटर तक लेके आना है नेशनल गैस ग्रिड को, जो अभी फ़िलहाल 21,715 किलोमीटर ही है, उसको 33,500 किलोमीटर तक लेके आना है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट इज 31st। So 31st news is related to United Nation Conference on Trade and Development. United Nation Conference on ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड और डेवलपमेंट पर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस, इसने एस्टिमेशन लगाया है कि 7.3% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका 7.3% जो है वो डिजिटल करेंसी पोजेस करती है। यानी कि इंडियन पॉपुलेशन का 7.3% पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल करेंसी पोजेस करती है 2021 के हिसाब से और 2021 में, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया 7th पोजीशन पे आ गई आउट ऑफ 20 ग्लोबल इकोनॉमीज। तो 20 ग्लोबल इकोनॉमी में से इंडिया 7th पोजीशन पर आ गई, ये फैक्ट जानने के बाद। और या दैट इज़ इट। सो बेसिकली ये पॉलिसी जो ब्रीफ है उसने एस्टिमेशन ये लगाया है कि 2021 में जितने भी डेवलपिंग नेशंस है, ठीक है, जितने भी डेवलपिंग नेशंस है वो अकाउंट फॉर 15 ऑफ द 20 इकोनॉमीज। यानी कि अगर 20 इकोनॉमी है तो 20 इकोनॉमी में से 15 इकोनॉमी जो होती है वो डेवलपिंग नेशंस की होगी इन टर्म ऑफ द शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट ओन्ड क्रिप्टो करेंसी। ये किसके उसमें कि डिजिटल करेंसी के ओनरशिप के केस में कि कितनी पॉपुलेशन डिजिटल करेंसी को यूज़ करती है, क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करती है। तो उस केस में डेवलपिंग नेशंस की 15 इकोनॉमीज़ जो है वो टॉप 20 इकोनॉमीज़ में आएंगी। यूक्रेन नंबर 1 पे है जिसका 12.7% चल रहा है ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है रशिया जिसका 11.9% है, एंड थर्ड पोजीशन पे इज़ वेनेजुएला विद 10.3%। सो फर्स्ट पोजीशन पर है यूक्रेन विद 12.7%, रशिया विद 11.9%, वेनेजुएला विद 10.3% केम एट थर्ड पोजीशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ न्यूज़ नंबर 32। जेफरे आर्मस्ट्रॉन्ग, जेफरे आर्मस्ट्रॉन्ग जिनको कविंदर ऋषि, और ये कैनेडियन स्कॉलर है, ठीक है। ये क्या है, कनाडा के स्कॉलर है ऑफ वीज़ा, स्कॉलर वो है और साथ साथ में फाउंडर भी है वैदिक अकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की। वैदिक अकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट, वादा की फुल फॉर्म। और बेसिकली इनको अवार्ड मिल रहा है, कौन सा अवार्ड मिल रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021। 2021 के इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 के लिए ही बिकेम द फाउंडर ऑफ वासा, दैट इज़ वैदिक अकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, ओके। और ये 7वें ऐसे रिसिपिएंट बने हैं, 7th रिसिपिएंट बने हैं इस अवार्ड के। और ये अवार्ड पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2015 में, पहली बार ये अवार्ड आया था। और ये अवार्ड मिला था किसको, जर्मनी के
हेनरिच को मिल रहा था, हेनरिच। ओके। और ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन है, ये फाउंड हुआ है 1950 में। और किसने इसको फाउंड किया था? फाउंडेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इसको फाउंडेशन इसका किया था, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, न्यूज़ नंबर 33। तो जस्टिस उदय उमेश ललित पहले एन वी रमन्ना थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो नाउ उनको रिप्लेस करके, और उनका टेन्योर जैसे ख़त्म हो गया है, तो उनका टेन्योर ख़त्म होने के बाद जस्टिस उदय उमेश ललित जी को नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट का न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? उदय उमेश ललित। एंड ही बिकेम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। एन वी रामना जो है वो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और जो उदय उमेश ललित जी है वो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और इनको ओथ दिलवाया है द्रौपदी मुर्मू ने, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और बेसिकली जो अपॉइंटमेंट का होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन कौन से क्लोज में लिखा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्लोज 2 में ये लिखा हुआ है। और इनका टेन्योर 26 अगस्त 2022 को ख़त्म हो गया था। ठीक है, 26 को ये रिटायर हो रहे थे, और उनके रिटायरमेंट के बाद इनका मतलब 26 अगस्त को रिटायर होने के बाद उदय उमेश ललित जी अपने कार्यभार संभाल लेंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू नीतीश कुमार जी, जो 8th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। ठीक है, 8वीं बार बिहार के प्राइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, और ये जनता दल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उनके सन इन लॉ तेजस्वी यादव जो आरजेडी को बिलोंग करते हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने हैं फॉर द 8th टाइम एंड 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, विच इज़ ग्रेट। एंड उसके साथ साथ में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं तेजस्वी यादव जी। ओके। और किसने उनको ओहर से दिलवाया है? सो दिलवाया है फागू चौहान। फागू चौहान जो गवर्नर है बिहार के, फागू चौहान जी जो बिहार के गवर्नर है। ओके। और दिस हैपेंड आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अपना रेजिग्नेशन बिहार गवर्नर को दिया था, बेसिकली ये क्लेम करने के लिए, नए गवर्नमेंट को बनाने के लिए, विद द सपोर्ट ऑफ 164 एमएलएज। ये क्लेम भी किया था कि 164 एमएलएज के साथ वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो 35th न्यूज़ इज रिलेटेड टू अधिबान अधिबान भास्करन। अधिबान भास्करन अधिबान भास्करन जो है, ये ऐसा केवल एक यही एक ऐसा इंडियन है जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। ठीक है, अधिबान भास्करन इज़ द ओनली इंडियन टू विन 2 ओलंपिक और ओलंपियाड मेडल्स। ठीक है, एंड ये बेसिकली एक टीम का पार्ट था, जो जिस टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था 2014 के ओलंपियाड में। उसके बाद ही ऑल्सो इज़ द पार्ट ऑफ 2022 के उस टीम का जिसने ब्रोंज मेडल ही जीता है। 2022 में भी ब्रोंज मेडल जीता है, 2014 में ब्रोंज मेडल ही जीता है। ओके। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 44 चेस ओलंपियाड के, जो चेन्नई तमिलनाडु में हो रहे हैं। तो 44 चेस ओलंपियाड 2022 जो चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहे हैं, तो उसमें ये हुआ है कि उसमें अधिबान भास्करन पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्हें 2 ओलंपियाड मेडल जीते। 2014 में भी जीते थे, 2022 में भी जीता है। ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो उज्बेकिस्तान ने टॉप किया है, गोल्ड मेडल जीता है। ओके। और हराया है किसको? नीदरलैंड को हराया है। फाइन। नीदरलैंड को डिफीट किया है। उसके बाद जो यूक्रेन है, इसी में ही
यूक्रेन। यूक्रेन जो है उसको सेकंड गोल्ड मिले हैं, सेकंड गोल्ड मिला है विमेंस इवेंट में, ठीक है। विमेन के इवेंट में जो इसमें हुआ था, तो यूक्रेन ने अपना सेकंड गोल्ड सिक्योर किया है। और या फाइन, इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया की जो बी टीम थी वो ब्रॉन्ज मेडल ही लेके आ पाई ओपन सेक्शन में। और इस विन से इंडिया ने बेसिकली सेकंड बनी है, सेकंड ओलंपियाड इंडिया ने सिक्योर किया है, सेकंड ओलंपियाड। और ये इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल है, किसमें, विमेन सेक्शन में, ठीक है। वुमेन सेक्शन में पहला मेडल मिला है इंडिया को। और जो इंडिया की ए टीम थी वो कंसिस्ट कर रही थी कोनेरी हम्पू, हरिका, रामेश बाबू। और मतलब ए टीम थी और बी टीम थी, तो बी टीम का तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है ओपन सेक्शन में। और ए टीम जो थी उसने बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ है कि विमेन सेक्शन में अवार्ड मिला है और ओलंपियाड जीता है किसने, इंडिया ने, मतलब बेसिकली मेडल लेके आया। दैट इज़ द सिंपल थिंग। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 36 पर। ज़्यादा खींचने से भी वैसे वही होता है कि ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए, सिंपल सा करो और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ो, दैट्स इट। ज़्यादा लंबा एक चीज़ को नहीं खींचना चाहिए। सो 36 न्यूज़ क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो एक एजेंसी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, MOES मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और इसने गवर्नमेंट ऑफ जापान ने और साथ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, तीनों ने मिलके एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है, IMD दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जापान गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है बेसिकली टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शंस को एक्सेलरेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज़ में, 10 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ में अक्रॉस इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में 10 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ में क्लाइमेट एक्शंस को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और ये इनिशिएटिव बेसिकली सपोर्ट करेगा नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को सपोर्ट करेगा। दिस इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को। और ये हेल्प करेगा अचीव करने में नेट ज़ीरो एमिशंस अचीव करने में हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो सपोर्ट करेगा क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट में, क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा, ठीक है। इस इनिशिएटिव के लिए जापान ने 5.16 मिलियन US डॉलर दिया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडिया को फॉर क्लाइमेट फंडिंग के लिए। एंड जापान ने ये बेसिकली इतना अमाउंट क्यों दिया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया को, क्योंकि उसने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और ग्लोबली इट इज़ हेल्पिंग टू अराउंड 23 कंट्रीज़, 23 कंट्रीज़ को वो हेल्प कर रहा है। और उस जो उसका पूरा प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड फंडिंग को 23 कंट्रीज़ को फंडिंग कर रहा है। वाई, एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रॉमिस, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट प्रॉमिस फ्रॉम प्लेज टू इम्पैक्ट, फ्रॉम प्लेज टू इम्पैक्ट प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम के चलते जापान ने इंडिया की हेल्प की है क्लाइमेट एक्शंस लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो तेलंगाना में है, ठीक है। और ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस है और इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में तो उसकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में, उसमें तो इसकी 16th रैंक आई है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में मिली है। अंडर द इंस्टीट्यूशन ordered by research output in the academic sector। सो नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की इंडियन यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट रैंक आई है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में इंडिया में 16th रैंक आई है नेचर्स इंडेक्स 2022 रैंकिंग में। ऑल ओवर सारे के सारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने फर्स्ट रैंक आई है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की फर्स्ट रैंक आई है अमंग द ऑल द इंडियन यूनिवर्सिटी। और ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल वाइज तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑलवेज टॉप। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फर्स्ट और टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर इज़ 38। सो कांग्रेस के एमपी एंड वर्ड स्मिथ नाम शशि थरूर, उन्हें एक अवार्ड मिला है, और उस अवार्ड का नाम है चिवेलियर डी लीजन अवार्ड। सो ये हाईएस्ट फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है, हाईएस्ट फ्रेंच का अवार्ड है चिवेलियर डी ला लीजन, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। ठीक है, ये उनकी राइटिंग्स के लिए, उनकी स्पीचेस के लिए मिला है, और ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने दिया है। सो अब जब भी नेक्स्ट विज़िट होगी फ्रेंच गवर्नमेंट के मेंबर्स की, गवर्नमेंट से जो भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो वो ये अवार्ड उनको देगा अपनी नेक्स्ट विज़िट में। नेक्स्ट विज़िट फाइन, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ही इज़ वेरी फेमस राइटर। ओके, सो यस, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एलिफेंट कंजर्वेशन, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एलिफेंट के कंजर्वेशन में, एंड ऑल्सो टू शेयर नॉलेज एंड पॉजिटिव सॉल्यूशन, नॉलेज शेयर करने के लिए एंड सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए कि एक जो वाइल्ड एंड कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनका बेटर मैनेजमेंट किया जा सके, उनका बेटर व्हाट शुड आई से बेटर उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। और फर्स्ट टाइम जो ये वर्ल्ड एलिफेंट डे है ये ऑब्जर्व किया गया था 2012 में, 12 अगस्त 2012 में किया गया था। और वर्ल्ड एलिफेंट डे ये इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था कैनेडियन फिल्म मेकर्स ने स्टार्ट किया था। ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि किसने स्टार्ट किया था, बस ये इम्पोर्टेंट है कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 40, इंटरनेशनल यूथ डे 2022। दिस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 12 अगस्त, ये भी 12 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम 12 अगस्त 2000 में ये ऑब्जर्व किया गया था। और इसका थीम इम्पोर्टेंट है बिकॉज थीम गिवन है, तो अगर कोई भी डे है उसका डे, उसका थीम, उसका किस दिन हुआ है, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसका थीम इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल यूथ डे का, इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ ऑल एजेस, एक वर्ल्ड क्रिएट करना सारी एजेस का, एंड इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी। तो ये थीम है इंटरनेशनल यूथ डे का। फाइन, ओके। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो यूथ है वो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन का 66% जो है वो यूथ है। तो ठीक है, इसीलिए इंडिया को बहुत यंग पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती कंसिस्ट करती है इंडिया, क्योंकि 66% पीपल 35 ईयर्स ऑफ एज से कम है। सो इसीलिए ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। ठीक है, सो अराउंड 808 मिलियन पीपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जिनकी एज 35 साल से कम है, ये इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 41 पर, 20 और बाकी है। सो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्माइल 75। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास में। निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो उसके पास में एक शेल्टर होम में स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट मतलब उसके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं ना, so this is one of them. And basically it is very important to know the full form of SMILE. So SMILE की full form है support for marginalized individuals for livelihood and enterprises. So जो मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लाइवलीहुड के लिए और उनके एंटरप्राइजेस के लिए टू गिव देम सपोर्ट, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्माइल. एंड basically 75 municipal corporation, MC means municipal corporations, are doing efforts into in this field. And basically they are implementing comprehensive rehabilitation of persons engaged in the field of begging. So begging के एक्ट में ये पर्सन्स इंगेज हैं तो इनके रिहैबिलिटेशन में हेल्प करेगा इम्प्लीमेंट करने में. अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 42. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक नोटिफिकेशन आया है, उसके हिसाब से इनकम टैक्स जो लोग पे करते हैं वो अब अटल पेंशन योजना में एनरोल नहीं कर पाएंगे. दोज पीपल हु आर पेइंग इनकम टैक्स विल नॉट बी एबल टू enroll in Atal Pension Yojana, which is a government social sector scheme, and this will be effective from 1st of October 2022. And this is basically for those underdeserved sections. Okay, ये उन अंडरसर्व सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए है जिनकी इनकम जिनका सालाना इनकम 2.5 लाख से कम होता है, वो तो इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं. तो उनके लिए ये अटल पेंशन योजना है और दे कैन एनरोल इनटू दिस योजना. फाइन. और बेसिकली ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है जिससे पेंशन बेनिफिट जिसको मस्ट हो, ठीक है, जितने भी अंडर सर्व सेक्शन है उनको बेसिकली उन्हीं को टारगेट किया जा सके और उन्हीं का ही भला हो सके इससे. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिज़र्व. अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिज़र्व ये 5th एलिफेंट रिज़र्व बना है तमिलनाडु में. इसके लिए एरिया जो है वो दिया गया है 1,19,748.26 हेक्टेयर. ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नोटिफाई किया है कि अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिज़र्व 5वां एलिफेंट रिज़र्व है जिसका टोटल एरिया इतना है. और ये वहाँ पे है तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में और साथ साथ में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ये है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है. और ये कब किया गया? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे. वर्ल्ड एलिफेंट डे जो 12 अगस्त को मनाया जाता है उसी दिन इन्होंने ये नोटिफाई किया, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया. ठीक है, ओके. और जो बाकी के 4 एलिफेंट रिज़र्व है वो है नीलगिरी एलिफेंट रिज़र्व, नीलांबर एलिफेंट रिज़र्व, परियार एलिफेंट रिज़र्व एंड अन्नामलाई एलिफेंट रिज़र्व. ठीक है. और इसकी परमिशन 13 जुलाई को ही मिली थी, जो 31st एलिफेंट रिज़र्व इंडिया का तमिलनाडु में क्रिएट करने के लिए और डेवलप करने के लिए. ये लास्ट पेज है, लेकिन काफ़ी रिलीफ मिलता है जब ऐसे ऐसे पेज कम होता जाता है ना. जो भी मतलब टास्क होता है और जो भी प्लान होता है कि ये कंप्लीट करना है तो काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है. सो दिस इज़ द लास्ट पेज. एंड न्यूज़ नंबर 44. सो दादा भाई नारोजी जो बेसिकली एक प्रोमिनेंट मेंबर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के. ठीक है. और ब्रिटिश के फर्स्ट इंडियन पार्लियामेंटेरियन थे. सो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले इंडियन पार्लियामेंटेरियन थे. ठीक है. और ही लिव्ड फॉर अराउंड 8 years एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी ख़त्म होने के बाद लगभग 8 साल तक वो जिए और उन्हें अवार्ड मिला है ब्लू पैक का. ब्लू पैक से उनको कमोमरेट किया गया, उनको ऑनर दिया गया. तो ये ब्लू पैक स्कीम जो है ये एक इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी चलाती है. दिस इज़ अ स्कीम. ठीक है.
and this scheme is run by English Heritage Charity, and it honors the historic significance of particular buildings across London. तो लंदन में कुछ जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को देखते हुए उन्हें ऑनर करती है। और जो रेड ब्रिक होम है, ठीक है, लंदन में ही है रेड ब्रिक होम। और उसके उसके ऊपर एक प्लेक है और उस पर लिखा हुआ है दादा भाई नारोजी 1825 to 1917, ठीक है। इंडियन नेशनलिस्ट एंड एमपी लिव्ड हियर, उस पर वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के नेशनलिस्ट एंड एमपी वो यहाँ रहते थे, तो उस घर पे लिखा भी हुआ है उस प्लेक पर, तो इसीलिए उसको ऑनर किया है ब्लू पैक ने। और ये मैंने बता दिया, ब्लू पैक एक स्कीम है जो रन कर की जाती है इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी के थ्रू। यूके में जितने भी प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स होती है विच हैज़ अ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस विच which is related to history, and it had a large impact on a large population, so on the large population, so उसके लिए fine। next is Razorpay Software Private Limited। so Razorpay Software Private Limited ये इंडिया की लीडिंग फुल स्टेक पेमेंट एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। पेमेंट एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का लीडिंग फुल स्टेक पेमेंट एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसका नाम आया है 2022 के फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट में। 2022 के फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट ऑफ टॉप 100 प्राइवेट क्लाउड कंपनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो वर्ल्ड की टॉप 100 प्राइवेट क्लाउड कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें इसका नाम भी आया है। तो ये पहली ऐसी इंडियन कंपनी बनी है जिसका 2022 की टॉप 100 लिस्ट जो है प्राइवेट क्लाउड कंपनीज की वर्ल्ड में उसमें नाम आया है और इसकी 49th पोजीशन आई है। एंड या फॉर बीइंग अ फाइनेंशियल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, तो एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर होने की वजह से इट इज़ रैंक्ड 49th। और 2021 में इसकी रैंक 57th आई थी, 57th आई थी 2021 में। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने जीता है बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड। बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड कहाँ पे जीता है? बेसिकली 22nd एडिशन आया था इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ का। तो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ कॉरपोरेट अवार्ड्स रिलीज़ किए गए थे, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टम्स की कैटेगरी में। 22nd एडिशन था इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ का, उसमें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 का विन किया है। और जो एक ड्यून एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड है 2022 का, वो वर्चुअली प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। और इसका थीम है ESG। सो ESG क्या है? द ओनली वे फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ, द ओनली तरीका सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ का। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू 47th। सो पूजा ओझा, एंड पूजा ओझा एज मध्य प्रदेश की पैरा एथलीट है और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस की 200 मीटर रेस में। क्योंकि जो ये रेस हुई थी उनका टाइम आया था 1 मिनट 34 सेकेंड्स का टाइम आया था, और इन्होंने ये अवार्ड जीता है 2022 की इंटरनेशनल कैनोवी फेडरेशन हुई थी, ठीक है, स्प्रिंट एंड पैरा कैनोए वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इंटरनेशनल कैनोई फेडरेशन में कैनोए स्प्रिंट एंड पैरा कैनोए वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने जो 6 टाइम गोल्ड मेडल विनर रह चुकी है, नेशनल चैम्पियनशिप विनर रह चुकी है, उन्हें सिल्वर मेडल जीता है 200 मीटर रेस में। फाइन, एंड या दैट इज इट कि पूजा ओझा won the gold medal 6 time in the national championship and was the first women from India to qualify all over the world. So she became the first women from India, not
not the only player, first women. It means that man was there, but she became the first woman from India to qualify for world. ठीक है, for वर्ल्ड के लिए. Next news is World Organ Donation Day, and this day is observed on 13th of August. 13 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे. ठीक है, एंड टू रेज अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर डोनेटिंग ऑर्गन्स एंड टू थैंक डोनर्स फॉर देयर लाइफ सेविंग कॉन्ट्रीब्यूशन. जीवन बचाने का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और उन लोगों को बेसिकली ऑनर करने के लिए जो डोनर्स है, जो अपने ऑर्गन्स दे देते हैं. तो उस केस में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल 13 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है. पहली बार जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का केस हुआ था वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, और फर्स्ट टाइम हुआ था 23 दिसंबर 1954 में. ठीक है, और जिसने इस ऑपरेशन को लीड किया था उनका नाम था जोसेफ मूरे. और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, इसके लिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए. फिजियोलॉजी और मेडिसिन में उनको नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं वो. ओके, एंड ही वॉन दिस अवार्ड इन 1990. 1990 में उन्हें ये अवार्ड मिला था. एंड ही ऑल्सो शेयर दिस अवार्ड विद वन मैन, और उसका नाम पता नहीं मेरे को, पर ये इम्पोर्टेंट है कि जोसेफ मोरे ने लीड किया था उस ऑपरेशन को. नेक्स्ट इज़ 49th. तो 7 अगस्त ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल, पिछले साल से किया जाना शुरू हुआ है. फर्स्ट नेशनल जेवलिन थ्रो डे. आपको याद ही होगा क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए थे, फर्स्ट गोल्ड मेडल. ठीक है, और गोल्ड मेडल लेके आए थे ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में, तो पहला ही गोल्ड मेडल था. ठीक है, तो बेसिकली सेकंड इंडियन बने थे गोल्ड मेडल लाने वाले. इससे पहले जो गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ला चुके हैं शूटिंग की कैटेगरी में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में. वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले, चलो ये तो सेकंड बने हैं, तो अभिनव बिंद्रा जो है, ऐसी पुरानी न्यूज़ है क्योंकि 1 साल हो गया, पर अभी क्योंकि अगस्त का ही है ना कि ये डे तो मनाया जा रहा है ना, तो अगस्त में है तो इम्पोर्टेंट है. अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए थे. गोल्ड लेके आए थे शूटिंग की कैटेगरी में, शूटर में, और ये सेकंड बने हैं. लेकिन ट्रैक एंड फील्ड की कैटेगरी में तो ये फर्स्ट ही है. और इस डे को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, सेलिब्रेट कौन कर रहा है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस डे को ऑब्जर्व कर रहा है. फाइन, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 50. सो 50th न्यूज़ है, मेघालय होस्ट करेगा सेकंड एडिशन. ईडी एंड मीन्स एडिशन. तो ये आप कर लिया करो कि जो भी चीज़ें लंबी लंबी वर्ड्स हो तो उसको छोटा छोटा लिख लो, और मतलब समझ लो कि हाँ इसका मतलब ये, ईडी का मतलब एडिशन ही है. तो उससे आपके नोट्स बहुत छोटे बनेंगे, कोई इतना लंबा चौड़ा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और बहुत कम टाइम में आप कंप्लीट कर पाएंगे. सो जो मेघालय है उसने होस्ट किया है, सेकेंड एडिशन होस्ट करेगा किसका? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 का. कहाँ पे? शिलोंग में होस्ट करेगा सेकेंड एडिशन मेघालय का. ठीक है, और ये होगा जो ओलंपिक्स जो होगा है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक, ये 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक खेला जाएगा. और इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस इसीलिए भी है क्योंकि 2022 को मेघालय अपना 50th एनिवर्सरी मना रहा है एज अ स्टेट, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. सो 50th एनिवर्सरी है मेघालय की 2022 में, और मेघालय ही होस्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022. ओके, तो इसमें अराउंड 4,000 एथलीट्स 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट से पार्टिसिपेट करेंगे. एंड ई मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पार्टिसिपेट करेंगे. अराउंड 4,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे. और वो कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. 1 2 3 4 5 6 7 8. आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश.
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागपुर, सॉरी नागालैंड, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। फाइन। अब 51 से लेकर 60 तक जो है वो थोड़े स्टैटिक्स है। स्टैटिक भी इसी की है जो अब तक 50 न्यूज़ हुई है, उसी में जो जो स्टैटिक चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्टैटिक वैसे तो कुछ नहीं आता, लेकिन अगर जैसे करंट अफेयर है उसमें कुछ स्टैटिक पार्ट है तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो डूरांड कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉल टूर्नामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है ड्यूरांड कप। और ये ड्यूरांड कप बेसिकली 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। 16 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो ओपनिंग मैच है बेसिकली वो कहाँ पे खेला जाएगा? वो गोवा में खेला जाएगा। ओपनिंग मैच गोवा में खेला जा रहा है। ठीक है। और बेसिकली इस टूर्नामेंट में 20 टीम्स होने वाली है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट इतना है नहीं इसमें, इससे इतना इम्पोर्टेंट है कि ड्यूरांड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये 131st एडिशन है एशिया के ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का। 131st एडिशन ऑफ एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका 131वां एडिशन हो रहा है। ओके। और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि ये टूर्नामेंट मल्टीपल सिटीज़ में खेला जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी खेला जाएगा, असम में भी खेला जाएगा, मणिपुर में भी खेला जाएगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ओके। और अराउंड 20 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी, बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए तो फिर आ गया हमारा आखिरी पेज, पेज 52। ये नाम बहुत अजीब है, जब मैं नोट्स बना रही थी तो बड़ा मुश्किल हुआ मेरे को। तो उद्यम मार्था नांगाजुराम पुराम, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ना इसको। ये तो हो गया उद्यम। ठीक है, उद्यम, उसके बाद मार्था, मार्था, फिर मारथॉन, मैराथन, उद्यम मैराथन पुरम, उद्यम मारथॉन डापुरम। अब दा का तो देखो कुछ नहीं हो सकता, तो इतना भी डिवाइड नहीं कर सकते। उद्यम मार्था मारथान कर सकते हैं, उद्यम मारथान डापुरम, ये पूरा नाम है। ठीक है। और ये एक बर्ड सेंचुरी है। वैसे तो ऐसा नाम है कि एक बार देखने के बाद अगर एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं तो पता ही चल जाएगा, ऐसा नाम अलग ही दिख जाता है। उद्यम मार्था दापुरम बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु की बर्ड सेंचुरी है। तमिलनाडु में भी तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में ये बर्ड सेंचुरी है। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगस्त 2022 में इसको रामसर साइट्स में ऐड कर लिया गया है। ठीक है। So recently in August 2022, this sanctuary from Tamil Nadu has been added into Ramsar sites. Fine, that is it. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए अभी हमने इसमें पढ़ा था जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग 32। हाँ। और इसमें सिर्फ ये है कि ये तो हमें पता ही है कि इनको इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट का अवार्ड मिल रहा है। और ये अवार्ड बेसिकली ये कनाडा के हैं। ठीक है, कनाडा स्कॉलर है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ही इज़ फ्रॉम कनाडा और ये 7th रेसिपिएंट है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ इज किरियोन पोलार्ड, किरियोन पोलार्ड। एंड ये फर्स्ट क्रिकेटर बने हैं, फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने 600 T20 मैचेस खेले हैं।
So he became the first cricketer to win, or sorry, to play, not win, to play 600 T20 मैचेस और 2020 मैचेस. तो ये फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर रह चुके हैं. फॉर्मर वेस्ट इंडीज़, WI मीन्स वेस्ट इंडीज़, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर. फाइन, दैट इज़ इट, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट. इतना ही है, बस काफ़ी है. और ये बैटिंग करते हैं बस. नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू स्टेबल कोइन. तो स्टेबल कोइन ये रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसी से. तो जो स्टेबल कोइन है बेसिकली एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसकी वैल्यू को ऐसे बोला जाता है कि एक स्टेबल एसेट है. ठीक है, इट्स वैल्यू इज़ पैक्ड टू अ स्टेबल एसेट. इसको पैक करके रखा जाता है स्टेबल एसेट्स के साथ. और जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का डॉलर हो गया, और US डॉलर हो गया, और गोल्ड हो गया. तो इट इज़ पैक्ड टू अ स्टेबल एसेट. वो स्टेबल एसेट जैसे US डॉलर और गोल्ड, उनके उसके साथ पैक किया जाता है किसको, स्टेबल कोइन को. और ये एक डिजिटल करेंसी है. वाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज रिसेंटली जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, लिख देती हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. तो इन्होंने एडवाइस किया है मेजर इकोनॉमीज़ को ऑफ ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस पर मेजर इकोनॉमीज़ को एडवाइस किया है कि ये बेसिकली स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन के लिए पुश करेंगे. ठीक है, क्योंकि कुछ अभी फ़िलहाल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में. तो उसको देखते हुए दे वांट टू पुश फॉर स्टेबल कॉइन रेगुलेशन. स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन को थोड़ा पुश करना चाहते हैं, इसीलिए ये, जिससे इसका रेगुलेशन हो सके, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने ये एडवाइस किया है. नेक्स्ट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. ठीक है, इस्टाब्लिश 1955 में हुआ था. पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा आपने. सो इसने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली हैज़ ट्रैक्ड सिम्भावली शुगर को बैंक्रप्सी में ड्रैग कर दिया है. ओवर 395 करोड़ रुपीज़ लोन, 395 करोड़ रुपए का लोन लेकर सिम्भावली शुगर कंपनी है. ठीक है, अब इसको बैंक्रप्सी में डाल दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग लोन्स ऑन टाइम. एंड जो कंपनी मार्केट है शुगर का, जो काम करता है ट्रस्ट ब्रांड के अंदर, और उसका पूरा पैन इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, यानी कि अक्रॉस इंडिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और ये अपना एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट, अफ्रीका, एशिया सब में करता है. तो इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लेन की है और क्लेम किया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास दैट इट ट्राई टू रीस्ट्रक्चर सिम्भावली शुगर लोन्स. वो रीस्ट्रक्चर करना चाहता था सिम्भावली शुगर लोन्स को 2015 में, लेकिन कंपनी वॉज अनेबल टू पे द डेप्ट और लोन टू SBI. दैट इज़ द रीज़न वाई इट हैज़ ड्रैग्ड दिस शुगर कंपनी टू bankruptcy. Fourth last news is crypto jacking. So what is crypto jacking? क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर अटैक है. ठीक है, जहाँ पे बेसिकली जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, योर लैपटॉप, योर कंप्यूटर, योर फोन, दे गेट हाईजैक्ड एंड इट कैन गेट कंट्रोल ऑफ द अटैकर. अटैकर उसको कंट्रोल कर सकता है. और बेसिकली दे कैन यूज़ द रिसोर्सेज फॉर इलिसिटली माइन क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, इलिसिटली माइन क्रिप्टो करेंसी के लिए रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. और जो क्रिप्टो जैकिंग का अटैक है बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम पर, एक ये भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है कि उसको जो इसका अटैक है वो 30% इंक्रीज़ हुआ है. अभी 66.7 मिलियन हो गया है. जो 2022 की फर्स्ट हाफ की रिपोर्ट आई है उसमें 66.7 मिलियन हो चुका है. ठीक है, और ये रिपोर्ट आई है एक सोनिक वॉल की तरफ से. सोनिक वॉल बेसिकली US बेस्ड क्रिप्टो सिक्योरिटी फर्म है. क्रिप्टो सिक्योरिटी फर्म इज सोनिक वेल, और इसने रिपोर्ट निकाली है.
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू गुजरात का सूरत। तो गुजरात का जो सिटी है सूरत, उसके ग्रीन मैन वायरल देसाई के कुछ एफ़र्ट्स थे, वेरी इफ़ेक्टिव एफ़र्ट्स टू ट्रांसफ़ॉर्म द स्टेशंस। जितने भी स्टेशंस हैं इंडिया के, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए जितने भी उनके एफ़र्ट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। ठीक है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया है। और जो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उड़ना रेलवे स्टेशन का, जो सूरत में है, ठीक है। और किसने किया है ट्रांसफॉर्मेशन? ये किया है दिस एंटरप्रेन्योर, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज़ एन एनवायरमेंटल क्रूसेडर ऑल्सो। एंड इसके इनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए इसको रिकॉग्नाइज़ किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। उन्होंने बोला है जो उडमा रेलवे स्टेशन है वो ग्रीन रेलवे स्टेशन के नाम से बोला जाएगा। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शंस के लिए और इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के पर्पज़ से इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन बोला जाएगा। अब आते हैं सेकेंड लास्ट न्यूज़, शशि थरूर से रिलेटेड है। तो शशि थरूर की एक बहुत अच्छी बुक, नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और ये रिलीज़ हुई थी 2016 में ये बुक रिलीज़ हुई थी। और जो शशि थरूर है ये फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमेट रह चुके हैं, पॉलिटिशियन है, राइटर है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। और एमपी के, केरला के एमपी भी रह चुके हैं, ठीक है। तो उनकी काफ़ी प्रोमिनेंट बुक्स है, काफ़ी फेमस बुक्स हैं। जैसे एक बुक थी बुकीज़ इन बगदाद, ठीक है, 2005 में रिलीज़ हुई थी। और इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम, ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी। एंड वाई आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, 2018 में लॉन्च हुई थी। और द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, ये 2019 में रिलीज़ हुई थी, ठीक है। एंड द लास्ट न्यूज़ इज़ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की फोर्थ डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 16 अगस्त 2022 को। ही डाइड ऑन 16 अगस्त 2018 और ही वॉज द रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, हाईएस्ट हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, भारत रत्न उनको मिला था। ओके, 2015 में मिला था उनको। और वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, 1996 में और 1999 में। और बेसिकली ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1942। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका पार्ट भी पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। सो उनका फोर्थ डेथ एनिवर्सरी 16 अगस्त 2022 को ऑब्जर्व की गई है, इसीलिए ये न्यूज़ में दैट इज़ इट। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 9 से लेकर 16 अगस्त तक का रिवीजन। ओके, और अब हम करेंगे जून, और बीच बीच में हम रिवाइज भी करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है, ठीक है। पूरा रिवीजन करते रहेंगे प्रॉपर बीच बीच में, जिससे चीज़ें आप भूलें ना। ओके, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।